हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन। ठीक, देखते हैं गॉस थ्योरम। दिस थ्योरम गॉस थ्योरम। ठीक, ये चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इस गॉस थ्योरम चैप्टर में सबसे पहले जो एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is taken normally outwards the surface. Got it? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमको कैसे लेनी है? नॉर्मली आउटवर्ड्स द सरफेस, सरफेस से बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड्स द सरफेस। जैसे ये है बुक, तो इसका इस सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ, इस सरफेस का एरिया नीचे की तरफ, इसका एरिया इधर और इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर और इसका एरिया। तो जो एरिया है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसकी डायरेक्शन ली जाती है वो कैसे ली जाती है? नॉर्मली आउटवर्ड्स द सरफेस। देखो, नॉर्मली आउटवर्ड्स द सरफेस। यस, दिस इज, है ना? और ये एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर है। यस, इट मींस एरिया जो है क्या है? एक फ्लैट सरफेस का एरिया क्या होता है? नॉर्मली आउटवर्ड्स द सरफेस। ठीक, ये इसमें हमको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है, एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, है ना? इसकी एसआई यूनिट रेडियन, एसआई यूनिट रेडियन। एक चीज क्या होती है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। एक चीज क्या होती है? सॉलिड एंगल। जैसे सॉलिड एंगल क्या होता है? ये पेन है तो इसका ये कोन, ये सॉलिड एंगल है। बर्थडे कैप, केमिस्ट्री लैब में फनल्स, कोर्नेटो की आइसक्रीम, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड एंगल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, these are solid angles. Now see, solid angle, solid angle. See, solid angle. Yes, suppose this is a cone type structure. ठीक, this is a cone type structure. Yes, हाँ, 3D। तो then और खास बात क्या है कि इसकी जो सेंट्रल रेडियस है, इसकी जो सेंट्रल रेडियस है, हाँ, वो क्या है? नॉर्मल टू इस सरफेस, नॉर्मल टू दिस सरफेस। और जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी क्या है? नॉर्मल, हाँ, वो भी क्या है? नॉर्मल। ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा इसे बोलते हैं, ये जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और जो सॉलिड एंगल है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी ओमेगा इक्वल्स ये ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन, जो सॉलिड एंगल है ना, ds अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। अगर इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, अगर इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो,
तो ये जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 1 स्टेरेडियन। तो ये तो हुआ सीधे सीधे बर्थडे कैप या कोन। और जो भेलपुरी का आपने देखा है ना, वो भेलपुरी का जो कागज मोड़ देते हैं वो कैसे मोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना। तो उसमें जो सेंट्रल रे है ना वो सरफेस से नॉर्मल नहीं होती, जबकि जो सरफेस है ये एरिया वेक्टर ds, तो इसमें एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर दोनों क्या नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते। तो इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन में ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो इस ds का कौन सा कंपोनेंट इसके बिल्कुल नॉर्मल होगा, ds का ds cos थीटा। तो यहाँ पर d ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ds cos थीटा अपॉन, यहाँ आप सोच रहे होगे कि थीटा कहाँ चला गया, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती, इसलिए वहां चला गया यहाँ बचा। अच्छा, एंगल सबटेंडेड, सॉलिड एंगल subtended by a point inside a closed surface, solid angle subtended by a point inside the closed surface, on it is 4 pi स्टेरेडियन। 4 पाई जैसे पूरा स्फीयर है, अब उसके सेंटर पे आपको निकालना है टोटल सॉलिड एंगल एरिया, तो उसका स्फेरिकल सरफेस 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 पाई स्टेरेडियन। कितना हो गया, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ पॉइंट inside a closed surface on it is 4 pi स्टेरेडियन। कितना होता है, 4 pi स्टेरेडियन, ठीक है ना, 4 pi स्टेरेडियन। अब देखो जरा, एक ही होती इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो ये समझ लो भैया, ऑनलाइन टीचिंग, मैं तो ऐसे समझता हूँ कि ये कभी फेस टू फेस टीचिंग का को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें मिसे, अंधेरे में तीर चलाना, यस, एंड जूम ऐप पे और माइक्रोसॉफ्ट मीट पे, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि वही सॉल्व करते रहो। यस, देखो नाउ इलेक्ट्रिक, बट क्या है कि कुछ भी ना मिले इससे कुछ तो मिलता रहे, हाँ। बाकी अब स्कूल खुलेंगे, होप्सो कि अगस्त में खुल जाएंगे 11-12 के, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, the number of lines of electric force, number of lines of electric force passing through a surface held in an electric field is called electric flux associated to that surface. Yes, how? The number of lines of electric force passing through a surface held in an electric field. The number of lines of electric force
passing through a surface held in an electric field is called electric flux associated to the surface. ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया. क्यों? कि भाई हमें तो पता है जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस है ये तो इमेजिनरी है, तो इनको गिने कैसे? तो इन्हें गिने कैसे? तो इसके लिए जब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो इसको गिने कैसे? सी यस कैसे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ surface integral of normal component surface integral of normal component of electric field surface integral of normal component of electric field. Yes, surface integral of normal component of electric field is called what? Surface integral of normal component of electric field is called electric flux associated to that surface. Electric flux associated to that surface. क्या लिखा? The surface integral of normal component of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस से जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसका सरफेस इंटीग्रल निकालो, बस वही क्या होगा? वही क्या होगा? is called electric flux associated to that surface. See, suppose this is a surface. Suppose this is a surface. ठीक? Suppose this is a surface. Got it? Suppose this is a surface. देखो, देखो, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये हुआ ना, इसका एरिया वेक्टर हुआ वो ये हुआ ds. हाँ, और मानिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस से कंपोनेंट, सरफेस से जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस से जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, सरफेस से जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? E cos थीटा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू दैट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द सरफेस क्या हो जाएगा? d phi e इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ds इनटू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो सरफेस के नॉर्मल यानी जो एरिया वेक्टर के पैरेलल, हम सरफेस के नॉर्मल खड़े हैं लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा? E cos थीटा या d phi E इक्वल्स व्हाट? E ds cos थीटा. तो इसे क्या लिख लेंगे? d phi E इक्वल्स E डॉट, ये फॉर्मूला है, d phi इक्वल्स E डॉट ds. d phi इक्वल्स क्या आ गया? E डॉट ds. बात समझ में आई ना? d phi इक्वल्स E डॉट ds. नहीं समझ में आया? d phi इक्वल्स E डॉट ds. ठीक. अच्छा, आप देखो, जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है ना, तो कैसी क्वांटिटी आती है? हाँ, स्केलर या वेक्टर? स्केलर. तो मींस क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ
स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों? डॉट प्रोडक्ट। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ E इंटू यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ E इंटू यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ E वोल्ट अपॉन मीटर। हाँ बताया था ना, न्यूटन पर कूलम के अलावा वोल्ट पर मीटर भी होता है। और यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वोल्ट मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? वोल्ट मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर। ठीक है ना? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। ठीक। अच्छा आप देखो जरा, आप देखना, आप देखो कुछ स्पेशल केसेस। सी सी जैसे इस केस में क्या होगा? डी फाई इक्वल्स ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा इस केस में मतलब एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल टू द सरफेस है। अब इसमें क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 0, या इसमें तो सरफेस के पूरा नॉर्मल है ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें क्या लिखेंगे? डी फाई इक्वल्स ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा? ई डी एस। ये क्या हो जाएगा? ई डी एस। व्हाट इट ना? अच्छा अब जैसे अगर ऐसा है तो ये है एरिया वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के सरफेस से पैरेलल है, मींस सरफेस से पैरेलल है, तो एरिया से नॉर्मल हुआ ना ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई ई इक्वल्स डी फाई इक्वल्स ई डी एस कॉस, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नॉर्मल है ही नहीं, सरफेस से नॉर्मल है ही नहीं, तो ये तो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। और अगर ऐसा हुआ तो ये रोम्बस लेने का रीजन ये है, पैरेललोग्राम लेने का रीजन ये है कि आपको लगे ये थोड़ा ऐसे सरफेस ऐसे रखा है, मानिए ये है एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। अब क्या होगा? E नीचे की तरफ है और एरिया वेक्टर ऊपर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E इंटू ए कॉस 180 डिग्री माइनस मीन्स E इंटू डी एस माइनस ई डी एस माइनस ई। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सरफेस अगर कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे एसोसिएटेड 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा कि वो जो फील्ड, वो जो एरिया है वो फील्ड से कैसे है, कैसे सस्पेंड, मतलब कितना एंगल बना रही है। ठीक है ना? कितना एंगल बना रही है। ठीक। अब देखो जरा, अब गॉस थ्योरम। ठीक है ना? अब
गॉस थ्योरम। लेकिन इसके पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं जरा, डी फाई ई इक्वल्स ई डी एस कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई इंटू, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, डी फाई ई अपॉन डी एस। इट मीन्स इफ डी एस बराबर 1 तो ई बराबर क्या आ जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिट एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होके जाएगा, किससे, यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होके जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। जो यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होके जाएगा, यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होके जाएगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। गॉट इट ना। तो जब कभी ई को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो गॉस थ्योरम, यस गॉस थ्योरम, यस गॉस थ्योरम। सुनो इसका स्टेटमेंट, सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to a closed surface, electric flux associated to a closed surface, electric flux associated to a closed surface is equal to the हमने बोला ना, अगर हम मीडियम का नाम नहीं लेते तो क्या है, एयर है या वैक्यूम। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू क्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज्ड सरफेस क्या है, एयर में या वैक्यूम में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught times the charge, 1 by epsilon naught times the charge, I mean to say net charge। Q1 Q2 को थोड़े ज्यादा रखें तो सबका सम, एल्जेब्रिक सम, अगर एक प्लस में एक माइनस में तो एल्जेब्रिक सम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 by epsilon naught times the charge or net charge enclosed by the surface। ये है गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 by epsilon naught times the charge or net charge enclosed by the surface। It means this is phi E equals Q by epsilon, phi E equals Q by, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बहुत सारी बातें वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले गॉस थ्योरम पढ़े।
electric flux associated to the closed surface is always equal to the 1 by epsilon naught times the charge or net charge enclosed by the surface where epsilon naught क्या है, permittivity of free space. अब देखो प्रूफ. यस, हमने एक टेढ़ी मेढ़ी सरफेस ले ली, एक टेढ़ी मेढ़ी सरफेस ले ली. ठीक, हमने क्या किया है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस ले ली. ठीक, ठीक है, बात समझ में आई. अब सुनो, और यहां पे क्या रखा है, एक चार्ज प्लस क्यू. यहां पे क्या रखा है, चार्ज प्लस क्यू. और अब मानिए ये पॉइंट है पी, तो मानिए ये पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर. तो देखो, और ये पॉइंट है ओ. इलेक्ट्रिक फील्ड at point P on the closed surface due to plus Q charge enclosed by it. तो क्या हो जाएगा, E equals 1 by 4 pi epsilon naught Q upon. ठीक, देखना. तो एरिया वेक्टर क्या आया, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बस उस पॉइंट से और पॉइंट चार्ज को मिलाओ, स्ट्रेट लाइन खींच दो. यही तो होगा ना, हाँ यही तो होगा ना. मीन्स इस पॉइंट को और इस पॉइंट चार्ज से मिलाओ और स्ट्रेट लाइन खींच दो. ये हुआ एरिया वेक्टर आ गया, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया की डायरेक्शन. अब मानिए ये एरिया वेक्टर छोटा सा सेगमेंट है, तो इस पी पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल खींचोगे तो किधर आएगा, ऐसे आएगा ना. तो ये हुआ इसका एरिया वेक्टर. और ये एरिया और इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हुआ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा. ठीक, ठीक है ना. अब हमने एक काम किया कि देखा कि ये एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल डी. जो एरिया वेक्टर है, ये छोटा सा जो एरिया सेगमेंट है, इसका जो सरफेस ओ पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, डी. ठीक, तो देखो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the small segment of Gaussian surface. Small segment of Gaussian surface. Electric flux associated to the small segment of Gaussian surface. ये Gaussian नहीं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस. हालांकि उसको हम बोलते हैं गॉसियन. माने सरफेस कैसा है, क्लोज्ड, चाहे जैसी शक्ल का है, बस क्लोज्ड है. तो ये क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल्स ई डॉट डी एस. आ जाएगा ना, ई डॉट डी एस. डी फाई इक्वल्स ई डॉट, और ये ई डॉट डी एस क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा. तो डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन आर स्क्वायर और डी एस कॉस थीटा. इसको अगर हम थोड़ा संभाल के लिख दें तो डी फाई ई 1 by 4 pi epsilon naught Q, और इसे क्या लिखेंगे, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये लिख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये लिखा इक्वेशन नंबर सेकेंड. इतनी बात समझ में आई ना. ये एरिया वेक्टर डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीएस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा. ठीक,
और ये जो छोटा सा सरफेस हमने लिया है इस क्लोज सरफेस का, ये चार्ज पे, जहां चार्ज रखा है पॉइंट ओ पे, वहां कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, डी ओमेगा। तो देखो हाँ देखो अब, बट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज डी ओमेगा। क्या है, वेयर डी ओमेगा इज solid angle subtended by a small segment of closed surface at the location of charge, जहां पे चार्ज रखा हुआ है, at the location of, जहां पे डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा जो है वो, जो ये डीएस सरफेस है छोटा सा, ये लोकेशन ऑफ चार्ज पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक है ना, वो है डी ओमेगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, डी फाई ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा। ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the closed surface, closed net electric flux associated to the क्लोज्ड सरफेस। तो ये क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल्स, इसको समझ बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। इसको क्या बोलते हैं, जो ये सर्कल बना दिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इधर, और क्लोज सरफेस डी ओमेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, डी ओमेगा, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। बाकी का हिस्सा कहाँ लिख देते हैं, उसको ले, ठीक, डी ओमेगा। देखना, बट फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, हमने बोला ना, एक अगर क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्लोज सरफेस पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4 पाई स्टे रेडियन। हमने बोला ना कि अगर कोई पॉइंट किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4 पाई स्टे रेडियन। ये लिखते हैं, बट फॉर क्या, बट फॉर क्लोज सरफेस डी ओमेगा इज 4 पाई, डी ओमेगा इज 4 पाई। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, देखो, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर विच वन, 3, ये लिखिए इक्वेशन नंबर 3, फाई ई इक्वल्स कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। क्या लिख देंगे, 4 पाई, यस, 4 पाई। So phi E equals Q by it was to be proved. It is to be proved. यही तो हमें साबित करना। गॉड ब्लेस। आज इतना ही, हाँ, ज़्यादा लंबे क्लास नहीं ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि इसमें कोई रिस्पांस तो आपका मिलता नहीं। ठीक, पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो जब फेस टू फेस टीचिंग होगी तो फिर सॉल्व करें। गॉड ब्लेस, टेक केयर।